हाँ बच्चों हो गया काम? यस सर। चेक कर लो। यस सर। ठीक है चलो टी है जी का फर्स्ट सेकंड फर्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, इसमें थोड़ा सा हीट का कांसेप्ट यूज हो रहा है। आपको चेंज इन इंटरनल एनर्जी पूछी है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल कैन यू अप्लाई F/2 एनर्जी वाला फॉर्मूला यहां पे? क्यों? वो तो गैस के लिए होता है, ये वाटर है तो लगे नहीं सकता। तो हम यहाँ पे इनडायरेक्टली निकालेंगे। व्हाट विल बी डूइंग इज, मैं वो फॉर्मूला नहीं लगा सकता, लेकिन जो ये फॉर्मूला है डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा W, ये तो मैं लगा ही सकता हूँ क्योंकि ये तो बस एनर्जी कंजर्वेशन है, ठीक है। अब व्हाट इज डेल्टा Q, ये बस यहाँ पे हीट वाला कंसेप्ट यूज हुआ है, स्पेसिफिक हीट दी हुई है तो यहाँ पे क्या डालना था, MC डेल्टा T, ये डेल्टा U हो गया, और डेल्टा W ये आप देखो कांस्टेंट प्रेशर पे कर रहे हैं हम, ठीक है, 1 एटमॉस्फेयर पे। तो व्हाट विल बी डूइंग इज प्रेशर इनटू V2 माइनस V1। आपको वॉल्यूम कैसे दिया हुआ है इन टर्म्स ऑफ डेंसिटीज, तो उसको आप मास अपॉन ρ2 माइनस मास अपॉन ρ1 करके लिख दोगे, और इसको जब आप सिंपलीफाई करोगे यू विल गेट डेल्टा। क्लियर? आया समझ बच्चों? Second question, cylindrical tube of volume V, adiabatic walls, ideal gas. Internal energy of this ideal gas is given by 1.5 nRT, which indirectly means कि monatomic gas है या degrees of freedom चाहिए। हाँ मतलब हो सकता है उसकी जरूरत ही ना पड़े। Equal parts superconducting wall, pressure temperature P1 T1, right side पे P2 T2, system is left for sufficient time। तो ये जो wall है बच्चों देखो ये तो fixed है, temperature becomes equal on two sides। How much work has been done by the gas on left part? बताओ बच्चों। जीरो, क्यों? उसके वॉल्यूम तो कुछ चेंज नहीं आ रहा, तो ये तो सीधा ही खत्म हो गया ए पार्ट। आगे है फाइनल प्रेशर्स ऑन टू साइड्स। अब यहाँ पे करोगे क्या बच्चों, आप कंडीशन क्या लगाओगे? एनर्जी कौन सी एनर्जी? इंटरनल एनर्जी। ना तो लेफ्ट वाली गैस वर्क कर रही है ना राइट वाली कर रही है, बाहर से कोई हीट आ नहीं सकती क्योंकि एडियाबैटिक है। तो होना क्या है, दोनों की इंटरनल एनर्जीज का सम जो है वो कांस्टेंट रहे, और बाद में हमें पता है कि टेंपरेचर तो सेम ही होगा ना। तो आपने क्या करना है, F/2 nRT1 प्लस F/2 nRT2 इज इक्वल टू फाइनली बाद का F/2 nRT प्लस F/2 nRT, राइट। तो उससे टेम्परेचर आ जाएगा, वॉल्यूम है ही आपके पास तो उससे प्रेशर भी निकल आएगा। डी, हाउ मच हीट हैज फ्लोन, तो वो भी निकाल लोगे आप। हाँ
मतलब जो लेफ्ट साइड वाली गैस का टेम्परेचर चेंज हुआ है, जितना उसकी इंटरनल एनर्जी में चेंज हुआ है वही हीट आएगी। बच्चों देखो डी पार्ट का आंसर आ रहा है। यस ठीक है जी, डन। आगे थर्ड सही नहीं है। सिक्स्थ के बी पार्ट में ना क्यू की टर्म नहीं आ रही बाकी तो बच्चों देखो फिफ्थ के बी में आ रहा है आंसर नहीं। क्यू नहीं आ रही मतलब आई थिंक चेंज इन इंटरनल एनर्जी वाले में क्यों आना चाहिए, वर्क डन में तो नहीं आएगा क्यों का कोई रोल। देखो वर्क डन तो ऐसा है ना, वर्क डन तो सिर्फ फर्स्ट पार्ट में हो रहा है जब एडियाबैटिक कंप्रेशन हो रही है। हाँ वर्क डन में नहीं आ रहा, वही कह रहा हूँ। मतलब इन दो में आएगा ना, चेंज इन इंटरनल एनर्जी में आएगा और फाइनल टेम्परेचर में आएगा। यस टेंपरेचर में नहीं आ टेम्परेचर में तो आना पड़ेगा क्योंकि आपको ये लगानी पड़ेगी ना कंडीशन की हीट क्यू दी है, तो आप पुट करोगे Q इक्वल टू डेल्टा U, तो उससे टेम्परेचर में तो आएगा Q। ठीक है, अंडरस्टूड। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। आपको एबी प्रोसेस बता दिया है कि उस टाइम पे पीटी कांस्टेंट है, T1 300 केल्विन है। ओके, आपको कहा है वर्क डन ऑन द गैस इन प्रोसेस एबी, क्या करोगे? तो कन्वर्ट कर दो, मतलब कन्वर्टेड इनटू पीवी वाली फॉर्म, तो पी और वी का रिलेशन बन जाएगा, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, तो उसका फॉर्मूला लगा दो, हो जाएगा एक बार। डी पार्ट नहीं, बस उसकी जरूरत क्या है, वो अपने आप ही हमारे तो दूसरे मेथड से निकल ही आएगा, हो सकता है आ रहा हो। उससे क्या कैलकुलेशन आसान हो हाँ बस सिर्फ इतना कह लो कि सेकंड पार्ट इजी हो जाएगा, फर्स्ट पार्ट तो आपका एज इट इज ही था ना, मतलब फर्स्ट में हाँ एडियाबैटिक पता चल गया तो आपने, तो भी आपको वो फॉर्मूला लगाना ही पड़ेगा, बोलते हैं एनआर डेल्टा टी ओवर 1 माइनस एम तो भी लगेगा ही। और सेकंड पार्ट में हीट एब्जॉर्ब रिलीज इन ईच ऑफ द प्रोसेसेस, सभी वही चीज करनी है। आगे नाइन्थ क्वेश्चन, पहले एडियाबैटिक है फिर आइसोथर्मल है, टोटल हीट सप्लाइड पूछी है, उसमें क्या दिक्कत है, सारी इंफॉर्मेशन तो गिवन है। बस सीधा फॉर्मूला ही लगना है दोनों स्टेप्स का। ये हीट सप्लाइड टू गैस बोला है, मतलब इसका क्या मतलब हुआ, पॉजिटिव वाली, मतलब हीट एब्जॉर्ब बाय गैस होगी ना।
11th क्वेश्चन, ये बच्चों का क्वेश्चन है जो मैं आपको तब कह रहा था कि जैसे एक तो जैसे ए पार्ट है उसमें तो क्या करना है, सीधा एरिया ले लियो। बी पार्ट, हीट रिजेक्टेड बाय द गैस इन द पाथ सी ए और ए बी, ये आप निकाल लोगे सीधा, है ना। इसको तो कोई सी पार्ट जैसे है, नेट हीट एब्जॉर्ब बाय द गैस इन द पाथ बी सी। अच्छा, बी टू सी आप हीट एब्जॉर्ब कैसे निकालोगे, डेल्टा क्यू कैसे निकालोगे बी टू सी का? डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। डेल्टा डब्ल्यू तो सीधा पता है कैसे, एरिया। डेल्टा यू कैसे निकलेगा? f by 2 nr delta t, which is nothing but f by 2 into p2 v2 minus p1 v1। तो p2 v2 पता है आपको, p1 v1 पता है, तो वो जो सब्स्टिट्यूट करोगे तो उससे आपके पास डेल्टा क्यू निकलेगा। ठीक है बच्चों, समझ आ गया? सी पार्ट। डी मैक्सिमम टेम्परेचर, ये कैसे निकलेगा? इसी का हो क्या, कैसे तरीका? आपको क्या करना होगा, बीसी लाइन की इक्वेशन लिख लो इन टर्म्स ऑफ पी एंड वी। लिख सकते हो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन, फिर उसको आप कन्वर्ट कर दो टेम्परेचर में। ठीक है, मतलब कोई भी एक वेरिएबल को, चाहे P को चाहे V को, टेम्परेचर में कन्वर्ट कर दो, तो आपका टेम्परेचर का एक रिलेशन आ गया। टेम्परेचर को मैक्सिमाइज करना है तो क्या करोगे, डिफरेंशिएट करके। अंडरस्टूड बच्चों? आगे जैसे P और B वाले एक्सप्रेशन को किया तो वहां से जो B आया वो मेरा 15 V नॉट बाय 4 आया था, तो वो तो रीचिंग हुआ 5 V नॉट। 5 V नॉट। हाँ बच्चों, समझ आ गया सबको? आगे देखो, VT डायग्राम पे दिखाना है वॉल्यूम टेम्परेचर। सबसे पहले तो आपको कहा है आइसोथर्मली एक्सपैंडेड, मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट, वॉल्यूम बढ़ाया, तो ऐसे बनेगा ग्राफ। अब आपको कहा है कि इट इज देन compressed at constant pressure to have the original volume V naught। मतलब अब प्रेशर कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट है तो V और T में क्या रिलेशन होगा?
तो ये मैंने थोड़ा इधर दिखा दिया था, ये ऐसे बना दो तो मतलब V और T में स्ट्रेट लाइन बनेगी ना, तो ये ऐसे आ जाएगा टू हैव द ओरिजिनल वॉल्यूम। और फिर क्या क्या है, हीटेड एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो ये ऐसे आ गया। ठीक है जी। और हीट एब्जॉर्ब के लिए क्या करोगे? जैसे बच्चा इसमें भी क्लियर नहीं हो रहा ना हीट एब्जॉर्ब से, जैसे मेरे तो माइंड में एकदम आया कि डेल्टा क्यू हीट निकालना है, थोड़ा शायद आंसर नेट दिया हुआ है। यस देखो सी ए वाला तो तो जीरो क्यों होगा सी? बट कांस्टेंट है यहाँ पे। मतलब समझा क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, मतलब हीट एब्जॉर्ब से कंफ्यूजन हो सकती है ना कि वो नेट की बात कर रहे हैं या सिर्फ इनपुट वाली की बात कर रहे हैं। इसमें से प्रेशर कांस्टेंट है, उसमें कैसे बने? आइसोबारिक उसमें तो फिर कहाँ से लेना जब डिग्री ऑफ फ्रीडम कट जाती है एक प्लस में आती है एक माइनस में आती है एफ कट जाता है। कट जाता है, पूरा लिख के देखना कट रहा हो। ठीक है बच्चों, आगे एच का फर्स्ट आपको कहा है कि रिलेशन दिया हुआ है बिटवीन यू एंड टीवी। आपको पूछा है रेशियो ऑफ वैल्यू ऑफ मोलर स्पेसिफिक हीट्स। तो बच्चों यू से आप कौन से वाली स्पेसिफिक हीट निकाल सकते हो? आपको सीवी पता है ना, सीवी क्या होता है? F/2 NR dt होता है, सॉरी यू जो होता है du, मतलब is du equal to F/2 NR dt, और what is this thing F/2 into R CV। तो आपको पता है कि CV क्या होता है 1/n into du/dt, राइट। तो ये जो PV है, PV को मैं लिख सकता हूं एज nRT। तो यहां से हम अगर du/dt निकालें क्या बन गया, NBR। तो जो CV है मतलब 1/n du/dt वो क्या बन गया, B into R। तो ये CV है, तो CV क्या होगा, CV प्लस R, तो वो BR प्लस R हो गया, तो B प्लस 1 into R। CP/CV क्या बन गया, B प्लस 1 अपॉन B। क्लियर बच्चों, आगे देखो, जो आपको मोलर हीट कैपेसिटी दी हुई है, मोलर हीट कैपेसिटी क्या होता है बाय डेफिनेशन 1/n dq/dt।
जो कि क्या है a by t। तो रीअरेंज, तो dq इज इक्वल टू n a by t dt। इसको इंटीग्रेट कर देंगे हम फ्रॉम t नॉट टू n t नॉट। तो जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो आपके पास डेल्टा क्यू आ जाएगा। क्लियर बच्चों? अब अगर आपके पास डेल्टा क्यू आ गया, उसको आप लिखोगे एज डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। और डेल्टा यू तो आपको पता ही है क्या है, एफ बाई टू एन आर फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। अब आपको एफ सीधा नहीं गिवन, लेकिन आपको गामा गिवन है, तो आप ये वाले एफ को गामा की टर्म्स में सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। तो आपके पास कुछ डेल्टा क्यू आ जाएगा, डेल्टा यू आ जाएगा, और उससे आप डेल्टा डब्ल्यू निकालो। अच्छा, हो गया क्लियर? आगे थर्ड सी और अच्छा, थर्ड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझना है। आपको अलग अलग टाइप के प्रोसेसेस दिए हुए, और इन प्रोसेसेस से रिलेटेड हमें कुछ कंडीशंस बताएं। तो एक बार पूरा डिस्कस करो। जैसे मान लो मैं फर्स्ट केस लेता हूं p इक्वल टू 2v²। वॉल्यूम इंक्रीजेस, टेम्परेचर विल आल्सो इंक्रीज। कैसे चेक करोगे? इस रिलेशन को आप v और t में कन्वर्ट कर लो। जैसे यहाँ पे तो क्या है, pv माइनस 2 कांस्टेंट है, t को t की टर्म्स में लिख लो। तो तो आप उसको v और t के रिलेशन में लिखोगे, तो उससे आपको दिख जाएगा क्लियरली कि v कम ज्यादा करने पर टेम्परेचर के साथ क्या होता है। उससे q ऑप्शन भी चेक हो जाएगी। r ऑप्शन, फॉर एक्सपेंशन हीट विल हैव टू बी सप्लाइड टू द गैस। r ऑप्शन कैसे चेक होगी बच्चों? और ऑप्शन क्या कह रही है? और ऑप्शन कह रही है कि अगर v बढ़ रहा है तो आपका डेल्टा क्यू पॉजिटिव है। अब इसमें दो केस हो सकते हैं, या तो आप ऐसे चेक करो कि डेल्टा डब्ल्यू क्या है और डेल्टा यू क्या है। अब इसमें अगर तो दोनों पॉजिटिव आ गए या दोनों नेगेटिव आ गए फिर तो काम आसान है। अगर एक पॉजिटिव आ गया और एक नेगेटिव आ गया फिर आपको पूरा चेक करना पड़ेगा। जो इसका थोड़ा सा इजी मेथड हो सकता है, देखो बच्चों, वो क्या है कि आप ऑब्वियसली आप जो फर्स्ट स्टेप है उसको पॉलीट्रॉपिक में कन्वर्ट कर सकते हो ना। ये यही बना ना पीवी माइनस 2 कांस्टेंट। आप इस पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस का सी निकाल सकते हो। वो फॉर्मूला आपने लिखा था ना, स्पेसिफिक हीट फॉर पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। अब व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन स्पेसिफिक हीट एंड सी? अभी हमने यूज किया था dq इज इक्वल टू nc dt, यही होता है।
तो अब आप देखो, जैसे फॉर एग्जांपल जो ए ऑप्शन थी, मुझे उसके कॉरेस्पॉन्डिंग बताओ कि पी और क्यू में से क्या आता है। पी ऑप्शन। कैसे चेक करोगे? पी -2 है, पी को आपने लिख दिया इन टर्म्स ऑफ टी बाय वी बन गया है। तो ये टी वी रेज़ टू पावर -3 कांस्टेंट आ रहा है। तो उससे क्या बन रहा है कि अगर वॉल्यूम बढ़ रहा है तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा, ठीक है। तो मैं उसको यूज करता हूँ आर ऑप्शन में। एक्सपेंशन हो रही है, मतलब वी बढ़ रहा है, वी बढ़ रहा है तो पी ऑप्शन के कारण मतलब टी भी बढ़ रहा है। तो मतलब इस एक्सप्रेशन में मेरे dt पॉजिटिव। तो अब c के फॉर्मूला से मैं चेक कर लूंगा बस कि अगर तो c भी पॉजिटिव आ गया तो इसका मतलब क्या हुआ कि dq पॉजिटिव है, तो मतलब हम हीट सप्लाई कर रहे हैं। लेकिन अगर c नेगेटिव हुआ फिर उल्टा आ जाएगा, तो मतलब हम हीट एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप आर ऑप्शन को चेक कर सकते हैं। आई बात समझ बच्चों? And ऐसे ही बच्चों, what about S option? If temperature increases then work done by gas is positive. ये भी एक C पे बेस्ड है कि अगर टेम्परेचर बढ़ने में वॉल्यूम बढ़ रहा है तो मतलब वर्क डन पॉजिटिव। क्लियर? अब बच्चों आप C ऑप्शन के लिए कैसे चेक करोगे? C equal to CV plus 2R। अब यहाँ पे बस जैसे ए बी पार्ट में किया था, इससे थोड़ी सी सीक्वेंस चेंज करनी है। आप जो C का एक्सप्रेशन है इसको C के फॉर्मूला में पुट कर दो। C का फॉर्मूला क्या था हमारा? CV plus R over 1 minus M। उससे क्या निकल आएगा? M निकल आएगा। अगर M निकल आया तो आपके पास P और V का रिलेशन आ गया कि PV रेज़ टू पावर कौन सा नंबर कांस्टेंट। एक बार वो निकल आया तो फिर आप P और Q ऑप्शंस चेक कर सकते हो ना। बोला भाई, समझ आया तो मैंने बोला? मैं सी वाला रिपीट कर रहा हूँ बच्चों। हमने एक फॉर्मूला लिखा था, जो हमारा सी का फॉर्मूला था ना, CV प्लस R ओवर 1 माइनस M, और इसके हिसाब से है वो CV प्लस 2R। तो यहां से आपके पास M क्या बना देखो, 1 माइनस M इज इक्वल टू हाफ। तो M आपका हाफ आ गया। तो ये रिलेशन किस टाइप का है? तो मतलब ऐसे लिखना या ऐसे देना, PV रेज़ टू पावर हाफ कांस्टेंट, एक ही बात है। तो फिर तो सारा कुछ ऐसे ही चेक हो जाएगा। क्या बच्चों समझ गए क्वेश्चन? तो आपने देखा होगा बच्चों कि पॉलीट्रॉपिक वाला बहुत काम आता है ना,
कितने क्वेश्चंस में टर्म्स को यूज करते रहते हैं। नहीं तो क्या है कि फिर वो हर बार डिराइव करना पड़ेगा हमें सारा कुछ, तो टाइम बच जाता है। आगे बच्चों, डन। आई पार्ट, फर्स्ट क्वेश्चन। C to D एडियाबैटिक है, A to B भी एडियाबैटिक है, ठीक है। वॉल्यूम रेशियोज दी हुई हैं, तो टेम्परेचर निकल आएगा। टेम्परेचर कैसे निकालोगे? जैसे आपको पता है कि B2C प्रेशर कांस्टेंट है, तो आप B और C में बच्चों टेम्परेचर और वॉल्यूम में रिलेशन लिख सकते हो ना? कि अगर प्रेशर कांस्टेंट है इसका मतलब क्या होगा? मतलब T by V कांस्टेंट है, तो TB by VB is equal to TC by VC, करेक्ट। ऐसे ही आप C to D भी रिलेशन लिख सकते हो। C to D क्या बनेगा? TV raised to power gamma minus 1 is equal to constant। तो जो VD है वो तो VAB है ना? VD और VA तो सेम ही है ना, तो वो रेशियो डल जाएगी आपकी सीधा 60। और ऐसे ही VC by VB में 2 डल जाएगा। ये तो मतलब सीधा ही आ गया। देखो बच्चों, अगर C का वॉल्यूम डबल है तो इसका मतलब C का टेम्परेचर डबल है B वाले टेम्परेचर से। हुआ बच्चों? क्लियर? वही बात समझ आया? Yes. और एफिशिएंसी कैसे निकलेगी? वो तो चारों स्टेप्स पे आपको निकालना पड़ेगा। डेल्टा क्यू और फिर 1 माइनस क्यू आउट बाय क्यू या डेल्टा डब्ल्यू बाय। क्लियर बच्चों? तो G का लेवल का D पार्ट था, P और V में स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लिख सकते हो। PV का रिलेशन आ गया, P को लिख दो आप एज nRT by V, तो उससे आपके पास P और V का रिलेशन आ गया। तो इसमें dt by dt को 0 कर दो। अंडरस्टूड एवरीवन? सर इसमें हम ऐसे देख के बता सकते हैं कि B के बाद B2C वाले टेम्परेचर इंक्रीज होगा ना, सीधा नहीं बता सकता। वैल्यूज पे डिपेंड करता है। वही हम बात कर रहे थे ना, B2C जैसे बच्चों क्या हो रहा है? B2C प्रेशर कम हो रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो हम सीधा देख के नहीं बता सकते कि टेम्परेचर कम हो रहा है, इसीलिए हमें इक्वेशन लिखनी है। स्लोप से कैसे बताओगे? कोई एक्सप्रेशन लिख के ही बताओगे ना, तो फाइनली तो एक्सप्रेशन पे जाएगी ना बात। क्या बच्चों? चलो, थर्मो की 3 है तो सॉलिड्स की 3 के मुकाबले तो बहुत जल्दी होगी। एक बच्चा जब 3B करोगे ना, एक पहले ही बता रहा हूँ, कॉम्प्रिहेंशन 1 में आपको ऐसा लगेगा कि कुछ इंफॉर्मेशन इनकम्प्लीट है, बट सब ठीक है, आ जाएगा आंसर।
ओके, तो अब बच्चों हम आगे बात करते हैं ऑन सम पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट्स जो आपके पर्टिकुलरली केमिस्ट्री में आएंगे, ठीक है। फिजिक्स में सच हमें इसकी जरूरत नहीं पड़ती। पहली बच्चों ऐसी सच प्रॉपर्टी आती है, हम जो बच्चों प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं अपने आसपास, जैसे प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, मास, डेंसिटी एक्सेट्रा, इनमें से कुछ प्रॉपर्टीज तो ऐसी होती हैं जो एक सैंपल के साइज पे डिपेंड करती है, एंड कुछ प्रॉपर्टीज को सैंपल के साइज से कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई एग्जांपल दो। जैसे मान लो मास है प्रॉपर्टी, तो मास को तो साइज से फर्क पड़ेगा। छोटी बॉडी लोगे तो कम मास आएगा, बड़ी बॉडी लोगे तो ज्यादा आएगा। तो मास ऐसी प्रॉपर्टी हुई जिसको सैंपल साइज से इफेक्ट होगा। अब ऐसी कोई प्रॉपर्टी बताओ जिसको सैंपल साइज से इफेक्ट नहीं होगा। डेंसिटी, आप ये पूरा बेंच लो, चाहे इसका थोड़ा सा टुकड़ा लो, डेंसिटी तो वही सेम है। ऐसे ही टेम्परेचर, इसका मैं पूरा बड़ा पीस लूं वर्सेस एक छोटा सा पीस लूं, टेम्परेचर तो सेम ही आएगा। तो बेस्ड अपॉन कि कोई प्रॉपर्टी जो है वो सैंपल के साइज पे डिपेंडेंट है कि नहीं है, उसके हिसाब से हम प्रॉपर्टीज को दो कैटेगरीज में ब्रेक कर सकते हैं, एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव। भाविक, मैंने सुना तुम्हारा साइकिल भी चोरी हो गया, तुमने लॉक लगाया था? दूसरा लॉक था वो नंबर वाला, वही लगाया था पक्का? मेरे अकॉर्डिंग लगाया नहीं होगा। फिर एक और बच्चे ने उसने भी लगाया था स्लॉट, दूसरा लॉक था वो की वाला, वो भी चला गया था। ये नंबर लॉक वाला कैसे कोई तोड़ेगा? 666 सबमिट करा था। भाई वो चेंज हो जाता है, तुम्हें ये पता नहीं? तो चोरी होना तो होता है। फिर इसी कौन सा जो कहेगा अच्छा जो भी बताया मुझे। भाई वो चेंज हो जाता है, वो स्टैंडर्ड तो ऐसे 000 ही होता है। वही मान के चल रहे हो क्या? कुछ लॉक्स में हो जाते हैं, कुछ में नहीं होता, जैसे मेरे वाले साइकिल। हाँ, कुछ में तो वो पहले से दिया होता है, बट जब जिसमें दिया होता है 666 या कुछ ऐसा, वो तो पक्का चेंज हो जाता है। सेम जैसे वो जो सूटकेसेस वगैरह में होता है, वो तो चेंज उसमें भी चेंज हो जाता है।
देख लिया बच्चों, ये राइट साइड वाली प्रॉपर्टीज आपको समझ आ रही है सारी की, व्हाई दे आर इंटेंसिव। ओके, नेक्स्ट बच्चों आप केमिस्ट्री में एक टर्म डिफाइन करोगे, एंथैल्पी। तो ये अब हमने तो कौन सी यूज की थी, इंटरनल एनर्जी, वर्क, हीट, एंट्रोपी, 4 थी ना अभी तक जो हम टर्म यूज कर रहे थे, अभी 5वीं आ गई, एंथैल्पी। तो ये बच्चों जो एंथैल्पी है, ये मतलब डिफाइन ही इस तरीके से की गई है, ठीक है, कि केमिस्ट्री में आप इंटरनल एनर्जी को E लिखोगे तो एंथैल्पी इज डिफाइंड एज E प्लस पी। जैसे फिजिक्स के हिसाब से हम लिखते तो U प्लस पी बोल देते हैं, केमिस्ट्री के हिसाब से इसको E प्लस पी। तो बच्चों क्या हो रहा है, आपने देखा होगा जैसे हमने टर्म डिफाइन की थी एंट्रोपी, अब हमने एक टर्म डिफाइन कर दी एंथैल्पी, जिनको ठीक है, मतलब टर्म्स को करोगे टू फाइंड आउट सम क्वांटिटीज, जिसकी हेल्प से पता चलता है कि कोई रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है कि नहीं, ऐसा कुछ या फिजिबल है कि नहीं। हमने लिखा था ना सेकंड लॉ में, फर्स्ट लॉ की लिमिटेशन देखी, ये बताता नहीं है हमें कि रिएक्शन फिजिबल है कि नहीं। तो ये H और S वाली टर्म्स को किसी तरह से यूज करके हमें पता चलना शुरू हो जाता है, जो कि आप केमिस्ट्री में सीखते हैं, ठीक है। मतलब ये टर्म्स बनाई ही इसलिए नहीं S या फिर ये H जो एक्स्ट्रा टर्म्स है। तो बच्चों देखो, इसको अब हम कैसे समझ सकते हैं, देखने में ये कुछ कुछ वैसे ही लग रही, जैसे फर्स्ट लॉ लिखते हैं U प्लस, वहां पे बस वर्क डन आता है, यहाँ पे वर्क डन की जगह PV आ गया। तो हम एक बार समझते हैं कि ये क्या डिनोट कर रही है। 1 मिनट के लिए अगर हम P कांस्टेंट माने, आइसोबारिक प्रोसेस माने, तो फर्स्ट लॉ क्या बन जाएगा, मतलब इसी को पहले इसको लिखते हैं, इसको फर्स्ट लॉ से देखेंगे। तो डेल्टा अगर हम लगा दें तो डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा E प्लस P अगर कांस्टेंट है तो P डेल्टा V बन जाएगा, ठीक है। ये क्या होता है, डेल्टा E प्लस P डेल्टा V, डेल्टा Q होता है कौन से वाले प्रोसेस का, आइसोबारिक। क्या मतलब हो, एंथैल्पी क्या होती है, मतलब आइसोबारिक प्रोसेस के लिए जो हीट गिवन होती है उसको हम एज एंथैल्पी नाम दिया। इसको बच्चों ऑफ कोर्स आप E प्लस पीवी की जगह E प्लस एनआरटी भी लिख सकते हो। जो कि F/2 nRT होगा।
राइट। तो चलिए यहाँ से आप देखो क्या बात समझ सकते हो, जो क्वांटिटी होती है F/2 nRT, इसको हम क्या बोलते हैं? दिस इज नोन एज इंटरनल एनर्जी ऑफ सैंपल और गैस। ऐसे ही अब जो ये वाली क्वांटिटी बन गई F/2 + 1 nRT, इसको क्या बोलोगे आप? एंथैल्पी ऑफ प्रोसेस। तो आप केमिस्ट्री में बच्चों क्या किया करोगे, मतलब यू विल बी फाइंडिंग आउट एंथैल्पी इन वेरियस केसेस, एंड आप देखा करोगे कि एंथैल्पी कम हो रही है, ज्यादा हो रही है। मतलब you just need to know कि एंथैल्पी होती क्या है as of now। Clear so far? बच्चों ओके, तो ये बच्चों अपना हो गया कंप्लीट थर्मो। आज कर लें फिर सॉलिड्स। यस सर। बच्चों बाई चांस किसी ने नहीं की हुई एंड आप सेल्फ स्टडी में कहीं जाना चाहते हो तो आप जा सकते हो, मेरे बिना कुछ करेगा तो मैं कुछ कहूँगा नहीं। होंगे और भी देख लो, जाना है चले जाओ, मतलब बाद में रिकॉर्डिंग देख लेना, अभी टाइम वेस्ट क्यों करना। हाँ बच्चों एच पार्ट फर्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन टर्मिनल वेलोसिटी के ऊपर ही बेस्ड है। क्या आप टर्मिनल वेलोसिटी निकाल सकते हो वो पाउडर की? मतलब अगर रेडियस पता हो तो आप टर्मिनल वेलोसिटी निकाल लो। हम कह रहे हैं कि जो ऐसा पार्टिकल जो 1 घंटे के बाद भी अभी मतलब पानी के अंदर ही हो, मतलब नीचे अभी बैठा ना हो, ठीक है। यहाँ पे अजम्पशन ये है बच्चों बेसिक कि टर्मिनल वेलोसिटी एकदम से आ गई, टर्मिनल वेलोसिटी को आने में टाइम नहीं लगा, क्योंकि वो पार्टिकल इतना छोटा होता है तो उसकी टर्मिनल वेलोसिटी बहुत जल्दी आ गई। अगर उसकी टर्मिनल वेलोसिटी बहुत जल्दी आ गई तो इसका मतलब ये हुआ कि, और अगर वो 1 घंटे के बाद भी अभी पानी के अंदर ही है, तो क्या हम ये कह सकते हैं बच्चों की Vt multiplied by 1 hour is less than 10 centimeter?
अगर किसी पार्टिकल की स्पीड है vt, टर्मिनल वेलोसिटी इनटू टाइम, कि उसने जो डिस्टेंस ट्रैवल किया है वो 10 सेंटीमीटर से कम किया हुआ है अभी तक, तभी वो पानी के अंदर है। तो हमें तो बेसिकली यहाँ से एक कंडीशन मिल गई vt की, कि vt इस वैल्यू से कम होनी चाहिए। इसके ऊपर vt का फॉर्मूला लगा दो, तो उससे आपके ऊपर आपके पास आर की कंडीशन आ जाती है, क्योंकि पार्टिकल का साइज बहुत छोटा है। मतलब वो वैल्यू बहुत छोटी सी होगी, जो छोटी है जितनी तो वो जल्दी अचीव हो जाएगी। नहीं आएगा तो इतना, कोई कैलकुलेशन मिस्टेक वगैरह ही होगी। तो रुक जाओ। जी मैं थोड़े से क्वेश्चन, मैं तो कुछ कह नहीं रहा, आपके ऊपर है कि अगर लग रहा है कि यहाँ बैठ के फायदा हो रहा है यहाँ बैठ जाओ, अगर लग रहा है कि अभी कुछ और पढ़ लोगे और रिकॉर्डिंग देख लोगे तो वैसे कर लो। सेकंड क्वेश्चन बच्चों, देखो सेकंड में क्या हो रहा है कि वो प्लेट कहीं बीच में है और उसको हम खींच रहे हैं, तो क्या होगा कि प्लेट पे जो नीचे वाला लिक्विड है वो इस पे विस्कस फोर्स लगाएगा पीछे को, एंड बिल्कुल सिमिलरली जो ऊपर वाला लिक्विड है वो भी विस्कस फोर्स लगाएगा पीछे को। तो आपने तो नीचे वाले लिक्विड और ऊपर वाले लिक्विड की विस्कस फोर्सेस को ऐड करना है। थ्रू अ वेरी नैरो गैप ऑफ हाइट h, h टोटल हाइट है। देखो आपको क्या कहा है कि ये एक गैप है जिसकी हाइट h है, ठीक है। इस गैप के बीच में से आप एक प्लेट खींच रहे हो, तो जो हम नॉर्मली क्वेश्चन करते थे उसमें क्या होता था कि हम कहते थे कि जैसे लेक के ऊपर है प्लेट रखी हुई वो खींच रहे हैं, तो वहां पे तो प्लेट के सिर्फ नीचे लिक्विड है जो उस पर फोर्स लगा रहा है। यहाँ पे क्या हुआ, प्लेट के नीचे भी लिक्विड है और प्लेट के ऊपर भी लिक्विड है, वो दोनों उस पर फोर्स लगा रहे हैं। तो नीचे वाला लिक्विड भी पीछे को लगाएगा, ऊपर वाला लिक्विड भी पीछे को ही लगाएगा। तो अब जैसे आपको कंडीशन क्या पूछी है कि y पूछा है कि shear force on the two sides of the plate is equal, तो नीचे वाले लिक्विड के कारण जो फोर्स आएगी वो क्या होगी, shear force ईटा, ईटा क्या है यहाँ पे, म्यू वन म्यू टू दिया हुआ है, हाँ। तो म्यू टू ए इंटू वी बाय वाई, ऊपर वाले के लिए क्या बन गया, म्यू वन ए इंटू एच माइनस वाई, मतलब इंटू सॉरी वी ओवर एच माइनस वाई। तो उन दोनों को इक्वेट कर दो। आया समझ, ये है फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट कि पुल रिक्वायर्ड टू ड्रैग द प्लेट इज मिनिमम, उसके लिए आप क्या करोगे, आप किसी भी वाई पे लिख दो फोर्स और हमें उस फोर्स को अब मिनिमाइज करना है, तो उसके लिए क्या करोगे, डिफरेंशिएट करके जीरो। सेकंड पार्ट में आपने टोटल फोर्स लिख दी पीछे को, टोटल फोर्स जो पीछे को आएगी वो क्या आएगी, म्यू वन ए इंटू वी बाय वाई प्लस म्यू टू ए इंटू वी ओवर एच माइनस वाई। ये फोर्स बन गई, ठीक है। ये फोर्स वाई पे डिपेंडेंट है, हमें इस फोर्स को मिनिमाइज करना है, तो डिफरेंशिएट करके जीरो। मैक्सिमम फोर्स पता है जब हम सरफेस के साथ क्लियर बच्चों।
आगे डन बच्चों Yes. आई पार्ट Second question. फर्स्ट हो गया Yes, sir. सबका हो गया फर्स्ट Yes, sir. सेकंड क्वेश्चन यूनिफॉर्म रॉड स्क्वायर क्रॉस सेक्शन surface tension of liquid is T, angle of contact is 120. ओके तो बच्चों एंगल ऑफ कांटेक्ट जो है वो 120 है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जो फिगर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये बच्चों रॉड है जिसका स्क्वायर क्रॉस सेक्शन, मतलब रॉड अंदर को जा रही है, ठीक है। अगर एंगल ऑफ कांटेक्ट 120 है बच्चों, तो लिक्विड कैसे होगा इसके कांटेक्ट में, मतलब मैं दो सिनेरियो बनाता हूँ, इस तरह से होगा या इस तरह से होगा, Second question. मतलब लेफ्ट या राइट, Right. राइट। Right. सोचो बोलो भाई, लेफ्ट। उसी से याद कर लो जो मर्करी वाला केस हम करते थे जब ऑब्ट्यूस एंगल होता था, तो मर्करी वाले केस में ऐसी शेप बनती थी ना, तो
क्योंकि पानी हाँ बच्चों, तो कैसी शेप बनेगी? ये समझ आ गया? तो इसमें देखो, एंगल ऑफ कांटेक्ट की डेफिनेशन याद करते हैं। एंगल बिटवीन द टेंजेंट ड्रॉन टू द सॉलिड सरफेस एंड द लिक्विड सरफेस, ठीक है। और उसमें भी एक्स्ट्रा कंडीशन ये होती है कि जो टेंजेंट है उसकी डायरेक्शन की तरफ होनी चाहिए, अवे फ्रॉम लिक्विड। तो जो तो सॉलिड सरफेस का टेंजेंट बनेगा वो तो ऐसे ही बनना है, ठीक है। अब लिक्विड सरफेस का जो टेंजेंट बनना है बच्चों, मैं फिर से दूसरा भी केस लेता हूं। मान लो मैं ऐसे लेता, ठीक है। तो जो लिक्विड सरफेस का टेंजेंट बनेगा, मतलब मान लो मैंने ये ऐसे बनाया, तो आप उसकी डायरेक्शन ये वाली मानोगे कि नीचे वाली? ऊपर वाली। क्यों? अवे फ्रॉम लिक्विड। तो अगर ऊपर वाली डायरेक्शन मानते हैं हम, तो फिर तो ये एक्यूट एंगल हो गया, ठीक है ना। तो इसलिए ये वाला केस नहीं हो सकता। ये लेफ्ट साइड पे अब देखो कैसे बनेगा। सॉलिड सरफेस का तो एंगल टेंजेंट ऐसे ही हो गया, लिक्विड का आप कैसे होगा? ऐसे। अब यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकती है, आपको लगेगा कि ये तो लिक्विड के अंदर जा रहा है, उससे नहीं फर्क पड़ रहा। डायरेक्टेड अवे फ्रॉम लिक्विड का मतलब है कि जिधर जहां से आप बना रहे हो वहां पे जो लिक्विड है उससे दूर। जैसे यहाँ पे ये लिक्विड था, इससे दूर मतलब है, ऐसे यहाँ पे जो लिक्विड है इससे दूर मतलब। तो अब 120 डिग्री वाला एंगल कौन सा है? ये वाला। एंगल ऑफ कांटेक्ट की डेफिनेशन है एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स ड्रॉन टू द सॉलिड सरफेस एंड द लिक्विड सरफेस। और उसमें साथ में ये भी लिखा हुआ है कि जो टेंजेंट्स हैं वो लिक्विड से अवे बनाने। तो जैसे अगर मैं राइट साइड वाला फिगर लूं, यहाँ पे कहने को दो डायरेक्शन हो सकती है, एक ऊपर को एक नीचे को, बट अवे फ्रॉम लिक्विड ऐसे ऊपर वाला हो गया। तो ये जो एंगल है ये एक्यूट, तो इसलिए हमने ये वाला फिगर। अवे फ्रॉम लिक्विड मतलब जिस पॉइंट पे आप बना रहे हो उधर से अवे। मतलब ये मत सोचो कि यहाँ नीचे लिक्विड है, उससे फर्क नहीं पड़ रहा। आपको फर्क पड़ रहा है कि जिस पॉइंट पे लिक्विड है उससे। जैसे जैसे हम मर्करी के केस में जब दिखाते हैं कि मर्करी का ऑब्ट्यूस एंगल है, तो मर्करी का हम एंगल कैसे लेते हैं? सॉलिड का तो हम ऐसे दिखाते हैं और मर्करी की सरफेस का ऐसे दिखाते हैं। तो मतलब ये जो मर्करी की सरफेस आ रही थी, इधर से जो टेंजेंट बनाना है वो आपने इस तरफ बनाना है कि वो सरफेस से अवे जा रहा हो, ठीक है। मतलब हम यहाँ पे टेंजेंट ये वाला नहीं ले सकते थे, तो टुवर्ड्स द सरफेस हो। वही चीज यहाँ पे कि सरफेस से अवे जाता हुआ टेंजेंट, ये जो होता वो तो सरफेस की तरफ होगा। अच्छा, क्लियर हुआ? तो इसके हिसाब से अब जो हमारा फाइनल फिगर बन गया बच्चों, वैसे होगा।
ओके अब अगर हम सोचें बच्चों, ये जो हमारी रॉड है, इसमें अब फोर्सेस कौन कौन सी लगेंगी? एक तो लिक्विड की बॉइंट फोर्स लगेगी बेस्ड अपॉन वो कितना सबमर्ज्ड है, और ये जो मर्करी की सरफेस है वो उस पे किधर को फोर्स लगा रही होगी? देखो ये जो मर्करी की सरफेस है जो ऐसे गई हुई है वो अपनी तरफ वापस आना चाह रही है, तो वो इस कारण से इसके ऊपर किधर को फोर्स लगाएगी? अपवर्ड्स, मतलब ऐसे टेढ़ी अपनी तरफ। करेक्ट? इसका सेकंड क्वेश्चन था ओके। अब बच्चों तो एक तो पहले ये बताओ कि जैसे हमें कहा है कि रॉड की डेंसिटी और लिक्विड की डेंसिटी इक्वल है, अगर तो हम सरफेस टेंशन फोर्स लेते ही ना फॉर अ मिनट, तो आंसर क्या होगा? इक्वल डेंसिटी अगर होती है तो बॉडी कैसे होती, मतलब कितना सबमर्ज्ड होती हो? फुली सबमर्ज्ड होती। क्या फॉर्मूला होता है? vi by v is equal to rho s by rho, तो rho s by rho तो 1 ही बन गया, तो v must equal to v बन गया। लेकिन इस केस में क्या हो रहा है? एक सरफेस टेंशन की फोर्स आ गई, वो किधर को आ रही है? अपवर्ड। तो क्या मतलब वो अब वो कम सबमर्ज्ड होगा, तो आंसर डेफिनेटली ए और बी में से तो नहीं आ सकता, सी या डी में से बनना है कि पार्शियल में कितना। अब इसकी इक्वेशन कैसे बनाओगे बच्चों? अगर हम देखें ध्यान से, जो इक्वेशंस हैं वो इस तरीके से हैं कि रॉड का कितना पार्ट लिक्विड के बाहर है ना, ये x का आंसर देना है। ओके तो अगर ये x है तो कितना पार्ट लिक्विड के अंदर हुआ? a माइनस एक्स। l तो लेंथ है, l तो इधर को है, ये क्रॉस सेक्शन तो स्क्वायर है ना साइड a का, तो vertically along length, it is a long length. वर्टिकली अलॉन्ग लाइन, तो ये एक मिनट, फिर तो ये फिगर हम बना ही नहीं सकते ना, मतलब वो तो इस तरह से होगा। ऐसे होगा ना बच्चों फिगर? नहीं मतलब वर्टिकल का मतलब तो ऐसे ही होता है, ताकि जो लेंथ है वो वर्टिकल है, इसका मतलब ये जो रॉड की लेंथ है वो वर्टिकल है। तो बच्चों फिगर ये बनना था, तो जिसमें ये x पार्ट ऊपर हो गया और नीचे कितना हो गया? l माइनस एक्स। जो बच्चों इस रॉड पे बॉइंट फोर्स सरफेस टेंशन वाली फोर्स लगेगी वो ऐसे लगेगी ना, जहां पे ये एंगल कितना हो गया? 60 डिग्री। ये 60 हो गया। अब बहुत ध्यान से देखो, हम लिखते हैं
नीचे को फोर्स कितनी है mg, mg कितना बन गया देखो, रो इंटू रॉड का वॉल्यूम कितना हुआ A square a स्क्वायर l इंटू g इज इक्वल टू बॉइंट फोर्स। सबसे पहले बॉइंट फोर्स क्या हुई, वेट ऑफ लिक्विड स्पेस, तो लिक्विड की डेंसिटी वो भी रो है इंटू वॉल्यूम l माइनस एक्स ए स्क्वायर जी प्लस सरफेस टेंशन वाली फोर्स। सरफेस टेंशन वाली फोर्स बच्चों किस लेंथ पे लग रही है, 4a, सबको क्लियर है। तो सरफेस टेंशन T है, तो T इंटू 4a इंटू cos 6 उसका वर्टिकल कॉम्पोनेंट। हाँ ये इक्वेशन बनेगी, ये तो क्यूबिक बन जाएगी, सॉरी क्वाड्रेटिक। तो A बचेगा L minus L plus X हो जाएगा तो X निकल आएगा। इसमें E अच्छा सर ठीक है वो मैंने मुझे एकदम लगा l माइनस एक्स का स्क्वायर होगा, a स्क्वायर, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तो सिंपलीफाई हो ही रहा है, a निकल आएगा। तो क्या आंसर एक ही टर्म में बन जाता है? अच्छा एक टर्म तो कट ही रही है, रो ए स्क्वायर एल जी को इधर और इधर से कट रहा है, तो बस वो सिंपलीफाई आ गया समझ बच्चों। आगे बच्चों एंगल ऑफ कांटेक्ट बिटवीन प्योर वाटर एंड सिल्वर इज 90। ये बच्चों होता है, ये फैक्चुअल है, याद रखना। सिक्स का सर 50 बी में इसका मतलब को ऐसे फोर्स और ऐसे फोर्स की तो आ गया समझे। में दो सरफेसेस लगी मतलब दो साइड से लगेगी ना, एक लेफ्ट साइड से राइट साइड से। इसमें तो मतलब फोर्स में भी देखने पूरी प्रॉपर्टी कैसे देखी तो इसमें गलती किस सॉल्व करेंगे, क्योंकि एक साइड को कह रहे हैं कि दो सरफेस पे लगेगी सरफेस टेंशन, मतलब कुछ पार्ट कुछ वॉल्यूम उसका सब मस्ट भी है आया था, और इस और उधर से बॉइंट फोर्स का वो कंपोनेंट लेंगे इस क्वेश्चन में। मतलब या तो हम करेंगे सिर्फ एक सरफेस पे लगेगी टेंशन कि वो प्रॉपर्ली ऊपर ही है, या फिर अगर हम दो सरफेस पे ले रहे हैं तो हमें वॉल्यूम नहीं दो सरफेसेस से मेरा मतलब है कि जैसे ये वायर है तो मतलब इस तरह की इधर से भी लग रही है और इधर से भी लग रही है ऐसी है ना ना, हॉरिजॉन्टल लिखा ना, ऐसी भी क्या है, मेटल वायर फ्लोट्स हॉरिजॉन्टली इन वाटर। मतलब ये पानी और इससे ऐसे रखी हुई है, मतलब ये पानी है तो वायर ऐसे रखी हुई जो रिंग है वो ऐसे रखोगे उसके है, रिंग नहीं है, मेटालिक वायर लिखा है, मतलब आप लेंथ ऐसे रॉड टाइप्स मानो। आगे जे पार्ट सेकंड क्वेश्चन सेकंड तो मैंने कराया था, फिर से करो। कराया था मैंने, मुझे ख्याल तो आ रहा है। चल पहले मुझे दूसरे कराने दो, एंड में कराता हूँ। सर एक मिनट ऊपर
जो आपने डायग्राम बनाया कौन सा 6th क्वेश्चन 6 का ये मैंने ऐसे कहा था कि इस तरह से फिर इसमें ऐसे नहीं बनेगा 0 एंगल ऑफ हाँ मैं तो जनरल बना था एंगल ऑफ कांटेक्ट 0 लिखा हुआ है तो मतलब इस केस में मतलब बिल्कुल वर्टिकल हो जाएगा ऐसे। आगे इसका आई का 8 तो 7 सेम ही है नंबर ऑफ होल्स पे डिपेंड नहीं करेगा आप तो एक होल के लिए इक्वेट कर रहे हो ना प्रेशर और एक्सेस प्रेशर को ना अच्छा एक मिनट हाँ ठीक है एंगल ऑफ कांटेक्ट 0 करना है ना बट सेंस नहीं बनी फिर तो मतलब इसके हिसाब से इक्विलिब्रियम बनेगा ही नहीं तो ये एंगल ऑफ कांटेक्ट गलत लिखा हुआ है 0 180 मतलब नहीं पहले मैंने ऐसे बनाया था कि मतलब लिक्विड सरफेस इस तरह से तो इसके साथ एंगल ऑफ कांटेक्ट 180 हो गया ना डिपेंड नहीं करेगा कि कहां पर वो लिक्विड अलग हो रहा है और क्योंकि हम तो 90 मान रहे हैं क्या 90 मान रहे हैं दोनों जगह पे जहाँ पर वो पैरेलल ना हो सकते हैं जहाँ पर लिक्विड समझ लो मतलब जो आपने वहाँ पर पॉइंट बना दिए दो तो पैरेलल हो गए ना दोनों सरफेसेस हो सकता है वो ना हो नहीं अगर वो नहीं होंगी तो फिर हॉरिजॉन्टली इक्विलिब्रियम नहीं बनेगा सिमेट्रिकल ये दोनों साइड से हाँ मतलब दोनों तरफ सिमेट्रिकल होना जरूरी है ना तो सर मतलब यहाँ पर तो जो आपने बनाया था सारा कंपोनेंट के ऊपर तो आ गया ना वो फोर्स का हो सकता है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स में कुछ आए मतलब मैं वही कह रहा हूँ ना कि अगर एंगल ऑफ कांटेक्ट 180 होगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो आते हैं ना अगर आपका लिक्विड ऐसे टेढ़ा होता लिक्विड ऐसे ही है बट जो जहाँ पर हम एंगल मेजर कर रहे हैं दोनों साइड पे वो पॉइंट से लो वो आपने डायमीटर के क्रॉस बना दिया ना हो सकता है वो उसके नीचे है आप इस तरह कह रहे हो कि क्वेश्चन में मैक्सिमम रेडियस है ना कि हम ज्यादा से ज्यादा कितना भार रख सकते हैं वो आप ठीक कह रहे हो आप कह रहे थे कि ये जरूरी क्या हो सकता है यहीं से ऐसे हो जाए हो जाता तो इसमें तो कम भार आया हम कह रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा कितनी वायर सरफेस टेंशन से सपोर्ट हो सकती है नीचे वाले की बात करो तो वाटर के नीचे वाले की बात करो तो क्या नीचे ऊपर मतलब आप कह रहे हैं कि सपोर्ट करने की बात करते हाँ हमें क्वेश्चन में कहा है कि मैक्सिमम रेडियस ऑफ वायर हैं रेडियस में तो ज्यादा बड़ा है ना नीचे वाले ज्यादा बड़ा है कैसे मतलब आप समझ नहीं आया कि वो क्यों नहीं दे सकते वो आपको जो मैं बोल रहा हूँ आप कह रहे हो कि मतलब तो क्वेश्चन ये है कि ऐसा फिगर क्यों नहीं पॉसिबल कंपेयर टू दिस फिगर यही है ना आपका क्वेश्चन कि मतलब या इसको ऐसे पुट कर दें कि जो वायर का जो पार्ट एक तरह से सबमर्ज्ड है वो आधा ही होना क्यों जरूरी है वो कुछ पार्शियल भी हो सकता है यही बात है सोचो एक मिनट सोचो इसको लिक्विड की सरफेस है वो वायर के नीचे से ऐसे जा रही है कि वो वायर से मर्ज है मतलब इस क्वेश्चन के हिसाब से तो
मतलब समझ नहीं है क्योंकि हमको बॉइल्ड फोर्स तो लेनी है। मतलब मैं इसके स्टूडेंट हूँ। हाँ जो आपने नीचे बनाया उसमें एंगल ऑफ कांटेक्ट कैसे लेना है? मतलब अगर हमें लेट्स से 180 लेना है एंगल, तो सॉलिड का ऐसे, लिक्विड का ऐसे नीचे को। तो मुझे देखो, जो ये वाला फिगर है इसमें आप इक्विलिब्रियम कैसे लेके आते हैं? अब क्या कहते हैं, जो सरफेस टेंशन का कंपोनेंट है यहाँ पे कुछ ऐसा बनता है ना आपका, जो सरफेस टेंशन की फोर्स बनी, जो भी एफ बनी, आप एफ कॉस थीटा कुछ कर रहे होते, मतलब जहाँ पे ये एंगल थीटा है, तो आप क्या कर रहे होते हैं, एफ कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी हो गया रो पाई आर स्क्वायर एल इंटू जी, ये इक्वेशन बनती। ठीक है, अब मैं कह रहा हूँ कि आपको क्वेश्चन में कहा है कि मैक्सिमम रेडियस मतलब आर बड़ा, अगर आर बड़ा करना है, बड़े से बड़ा, तो यहाँ कॉस थीटा वन करना है, कॉस थीटा वन कैसे एक्चुअली मैंने ये किया है। अच्छा तो वो sin थीटा cos थीटा बता रहा है, वो मेरा 45 आ रहा है। अच्छा इसके कारण एंगल ऑफ कांटेक्ट 180 पर डिस्कस। हाँ, उसको 180 करना पड़ेगा मुझे। सारे क्वेश्चन में करना पड़ेगा, सभी क्वेश्चन में ऐसे किया और कहाँ है, किसे दिखाना मुझे? तीनों बार में हमने से फिगर ऐसे नहीं है। एक बार चेक करना कि और कहीं भी ऐसा आ रहा है। जीरो में ये पॉसिबल नहीं होगा कि वो सिर्फ सरफेस टेंशन से बैलेंस हो रहा हो। हाँ वो ठीक है। चलो ठीक है बच्चों, दैट्स इट। सेकंड में ऐसा करता हूँ, मैं भेज देता हूँ आपको इसका सॉल्यूशन। ठीक है, अभी चैट पे भेज दूंगा मैं। जो याद नहीं, बट करेक्शन नहीं है कुछ। ऊपर वाले में 60 डिग्री एंगल दिख रहा था, तो नीचे वाले में 60 डिग्री एंगल गिवन है, तो उसमें आएगा। तो सामने x पार्ट का सेकंड इक्वेशन बनाते हैं। f को डिफरेंशिएट करना था, वहां पे एलएफ में आ रहा है। वो ऐसा आ जाएगा ना, ln a इक्वल टू ln b टाइप्स बन जाएगा कुछ, तो वो दोनों टर्म्स इक्वल आ जाएंगे, कुछ ऐसा बनेगा।
डिफरेंशिएट So करके इंटीग्रेट सर 1/x - y की तो ln x - y उसके डिफरेंशिएशन ln होती है। सर जो बेसिक मैथमेटिक्स ऑनलाइन में मैक्सिमम डिटेल्स तो अपने आप ही हमारे की सर्विस टेंशन का भी कॉम्पोनेंट नहीं देखो एंगल ऑफ कांटेक्ट तो सरफेस पे डिपेंड करता है ना, एंगल ऑफ कांटेक्ट पे इस पे डिपेंड करेगा कि मटेरियल और लिक्विड की नेचर कैसी है, उसको इससे डायरेक्टली बताओ। ऐसा नहीं है कि इक्वेशन के हिसाब से एंगल ऑफ कांटेक्ट चेंज होता है।